बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई के दो हिस्से हो रहे हैं और शेख रशीद साहब से डीजीआईएसआई मिलना चाहते हैं। ये क्या खबर है? और इमरान खान को पकड़ लो, ये कह रहे हैं असद उमर। और उनका ख्याल ये है कि अदालतें उनकी मदद के लिए आ जाएंगी, लेकिन फैसल वाडा बता रहे हैं कि उन्हें हर तरफ से साफ जवाब मिल गया, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है कोई उन्हें। और जनाब जेल भरो तहरीक शुरू तो होनी है, वो पता नहीं कब शुरू होनी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के लिए जेल का इंतखाब भी कर लिया है और ये भी बता दिया कि कितने दिन उन्हें जेल में रखने का प्लान है उनका, कम से कम कितने दिन का है। लेकिन इमरान खान साहब जहाँ तालिबान से मोहब्बत का खुलेआम इजहार करते हैं, वहाँ तालिबान ने भी उतनी ही मोहब्बत का इजहार किया है और अपनी वजाहत पेश कर दी है। उनकी तरफ से जो धमकियों आमेज़ बयानात आते हैं कि उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं, बताया जाता है उनकी तरफ से, उस सारी चीज़ों के हवाले से। और मरूसी सियासत सिर्फ मरीम नवाज़ का मसला है, मतलब और लोगों को कोई मसला नहीं है, सिर्फ मरीम नवाज़ का आगे आ जाना मसला है मरूसी सियासत, और कुछ भी नहीं है। और सदर आरिफ अलवी ने एक बड़ा ही मज़ाहिया सा ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, तो ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सदर साहब के ख़त से शुरू कर देते हैं कि सदर साहब सदर पाकिस्तान हैं और वो मुमलिकत पाकिस्तान के सदर हैं, 22 करोड़ लोगों के सदर हैं और गैर सियासी होता है सदर। वैसे तो गैर सियासी को इमरान खान साहब कुछ और कहते हैं, वो तो जानवर कहते हैं कि जो लोग न्यूट्रल हों उनको वो जानवर कहते हैं। और सदर पाकिस्तान के ओहदे का तकाजा है कि वो न्यूट्रल होते हैं। वो ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, लेकिन वो पार्टी की सदारत या पार्टी की जो रुकनीत है उससे इस्तीफ़ा दे देते हैं और उनका एक न्यूट्रल रोल होता है। लेकिन हमारे सदर साहब बार बार हमें शक पड़ता है, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ऐसी खबरें आती हैं, उनके ऐसे बयानात आते हैं, उनका ऐसा तर्ज अमल सामने आता है जिससे पता चलता है कि वो अपने आप को अभी भी पीटीआई का कारकुन समझते हैं, अपने आप को पीटीआई का हिस्सा और इमरान खान का कारकुन समझते हैं। वो कभी लेटर लेकर पहुंच जाते हैं ये बताने के लिए कि मैं इमरान खान से मुशावरत कर रहा हूँ आर्मी चीफ की तकर्री का, जिसका किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो ये शो करते हैं, जहाज़ पकड़ते हैं, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद से आ जाते हैं, उनके लिए जाकर आर्मी चीफ के तरले मिनते करते हैं, उनको प्रेसिडेंसी में बुला के उनसे इमरान खान साहब से मुलाकात करवाते हैं और इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो कल उन्होंने एक नया काम कर दिया, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिख दिया है कि दोनों सूबाई हुकूमतें जो ख़त्म हुई हैं, केपी की और पंजाब की, उनके इलेक्शन फौरी करा दें। अच्छा, और उसके लिए फिर वो आईनी हवाले उन्होंने दिए हैं कि आर्टिकल 242 और 154 और पता है क्या क्या, मुझे सॉरी वो नंबर्स याद नहीं है इस वक्त, तो उन्होंने वो सारे हवाले दे दिए कि आइन में ये भी लिखा है, फ़लाँ आर्टिकल के तहत ये लिखा है, फ़लाँ आर्टिकल के तहत ये लिखा है। सदर साहब कौन सा आइन, केड़े आर्टिकल? आज आपको आर्टिकल्स याद आ गए हैं। अच्छा, फिर उसमें जो फ़नी चीज़ है वो उन्होंने लतीफ़े के तौर पे उसमें ऐड किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका में 1812 में बरतानिया के साथ जंग हो रही थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं रोके। और इसी तरह 1864 में जब इब्राहम लिंकन सदर थे तो खाना जंगी चल रही थी, लेकिन इलेक्शन लेट नहीं हुआ। अच्छा जी, सुभान अल्लाह, 1864 की बातें उन्हें याद आ रही हैं। तो अपने मुल्क में उसके जब 100 साल बाद जो चीज़ें हो रही थी, 125 साल बाद, वो क्यों नहीं उन्हें याद आई? हमारे 90 दिन के वो देकर, आप तारीख दे के 11 साल हुकूमत की ज़ियाउल हक साहब ने, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनके ये सारे बहुत सारे लोग उनके साथ भी रहे, उनकी पार्टी जो है, मतलब उसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं, इमरान खान साहब वो हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे, जिन्होंने वादे करके कि वो हुकूमत में आए हैं तो इलेक्शन कराने के लिए आए हैं, टेक ओवर जो उन्होंने किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई, अपनी ही हुकूमत बनाई, अपने तरीके से किया जो भी किया। तो अब उन्हें कौन सी फ़िक्र पड़ गई है? अब उन्हें अमेरिका के और 200 साल पुरानी जो मिसालें याद आ रही हैं, वो क्यों याद आ रही हैं? वो इसलिए याद आ रही हैं कि उनका अपना जो मामलात हैं वो ख़राब हो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ये सिस्टम चल नहीं रहा, फ्रस्ट्रेशन है, वो इमरान खान से मोहब्बत जो है वो छलक रही है, अपने आइनी ओहदे पर कायम रहने की बजाय वो अब उन्हें लग रहा है कि कोई एक्टिविटी हो जाए, कुछ हो जाए सही। तो बहरहाल वो ये शौक़ पूरा करके देख लें, जिस तरह वो बाकी चीज़ों में भी कर रहे हैं तो इसमें भी करते रहें। तो इमरान खान साहब के लिए उनकी मोहब्बत अपनी जगह ठीक है, वो सदर पाकिस्तान ना समझे अपने आप को, लेकिन इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं।
अब और तो और उनके अपने साथी जो हैं असद उमर साहब, उन्होंने कह दिया कि इसे पकड़ लें। बड़ा सिंपल सा उनका मतलब ये है, उनका मेरे मतलब असद उमर के और इमरान खान की गिरफ्तारी से कोई आसमान नहीं टूटेगा। तो यही तो हम बताते हैं कि कोई आसमान नहीं टूटेगा। वो जो 200-200 बंदे आपने पैसे दे के ला के उसके जमान पार्क के सामने खड़े कर लिए हैं, ह्यूमन शील्ड बनाने की आपकी जो कोशिश है लोगों को, और अब उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए ताकि वो हमदर्दी का एक एलिमेंट डेवलप हो दुनिया को दिखाने के लिए। जब किसी वक्त पुलिस एक्शन करे, उन्हें पकड़ने के लिए आए, तो वो नज़र आए कि ख़वातीन रेजिस्ट कर रही हैं। अच्छा, उनकी वीडियोज़ आ रही हैं कि लोग डंडे पकड़े हुए हैं, लाठियाँ पकड़ी हुई हैं कि और हाजिर हाजिर लहू हमारा। वो कौन से इनकलाब पे जा रहे हैं, कौन से जहाद पे जा रहे हैं? एक बंदे ने फ्रॉड किए हुए हैं, चोरियाँ की हुई हैं, घड़ी चोरी का उन पर मुकदमा है, तोशाखाना के अलावा फॉरेन फंडिंग के केस उन पर हैं, वो नाजायज़ औलाद के केस उन पर हैं, पता नहीं कौन कौन से केसेस हैं। उसके लिए आप कह रहे हैं हाजिर हाजिर लहू हमारा? क्या मजाक बना हुआ है यार। अच्छा, कह रहे हैं वो हमें बताएं कि किस कानून के तहत पकड़ेंगे। भाई कानून, इतने सारे केसेस चल रहे हैं, उन्हीं में पकड़ेंगे। आपको नहीं पता कानून कौन से हैं, आपको नहीं पता केसेस कौन से हैं, तो छुप के क्यों बैठे हुए हैं? एक तरफ कहते हैं हम जेल भरेंगे, आ जाएंगे। वो तो जेलें भरनी है तो आए ना, खुलकर सामने आए। आकर लोगों को बुला बुला कर छुप रहे हैं, लोगों के पीछे छुप रहे हैं, आम इंसानों के, मासूम इंसानों के खिलाफ के पीछे छुप रहे हैं और नारे लगाते हैं जेलें भरेंगे। तो जेल भरने के लिए हिम्मत करनी चाहिए। वो दीवारें फलांग के भागने वाले लोग जो होते हैं वो जेलें नहीं भरते, और जो अपने गिर्द ह्यूमन शील्ड बनाकर अपनी हिफाजत करते हैं पुलिस से बचने के लिए, वो लोग जेलें नहीं भर सकते। अगर इतना ही शौक है तो आ जाए, मैदान में आए। राना सनाउल्लाह साहब ने तो ऐलान कर दिया है और कहा खान साहब को 1 महीना जेल में रहना चाहिए, उसके बाद वो डिसाइड करें कि जेल भरनी है या जेल से भागना है, बाहर निकलना है। तो और उन्होंने एक और भी मज़ेदार बात की है, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि इमरान खान साहब को उसी जेल में रखें जिस जेल में मुझे रखा गया था, यानी राना सनाउल्लाह साहब को रखा गया था। अच्छा, वैसे राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो जो सलूक होता रहा, मैं तो उसकी मुखालफत करूँगा कि वैसा काम किया जाए। गैर इंसानी सलूक है, उन्हें टॉर्चर देना, उन पर चींटियाँ छोड़ देना और दीगर जो भी गैर इंसानी काम होते रहे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब क्या, इस मुल्क का कोई भी शख्स हो, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर इंसानी, गैर इखलाकी सलूक नहीं होना चाहिए, चाहे इमरान खान साहब वो कोई भी हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो। तो ये रिवायात कहीं ना कहीं तो आके ठीक होनी चाहिए। अच्छा, असद उमर साहब को तो एक और भी शौक़ है ना, उन्होंने कहा कि शायद नौबत ही ना आए जेल भरो तहरीक की, क्योंकि उससे पहले अदालत हमारे मदद को आ जाएगी। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के सामने अदालत जो है वो दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। पता नहीं क्या फिल्मी डायलॉग बोलते हैं यार। आपने हुकूमत की है, आपको भी तो पता है, लेकिन खैर उन्हें ज़्यादा पता है। उन्हें अदालत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और तारीख गवाह है कि अदालतों ने उन्हें बड़ा रिलीफ दिया है, बड़े बड़े मौक़ों पर रिलीफ दिया है। तो शायद उसी जो जोम में है, शायद वही उनका ख्याल है, या हो सकता है उन्हें कहीं से कोई यकीन दहानी भी मिली हो। अच्छा, ताज़ा तरीन तो उनकी कल वाली मिसाल है, लाहौर हाई कोर्ट से जो उन्हें रिलीफ मिला है, लीगल होगा बहरहाल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने तो लाहौर हाई कोर्ट से पहले मैं बता दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी था नैब तरामीम के हवाले से केस, जिसमें जिक्र हुआ कि किन किन लोगों ने फ़ायदा उठाया। अच्छा, तो फ़ायदा उठाने वालों के जो नाम आ रहे हैं वो तो यही लोग हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मलिक रियाज साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, रईसानी फैमिली के लोग हैं, जावेद अशरफ काजी साहब हैं, जनरल रिटायर्ड। अच्छा, इस तरह के मुख्तलिफ लोग हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। शौकत तरीन साहब हैं, मेरा ख्याल है शौकत अजीज़ साहब भी होंगे, शौकत तरीन नहीं बल्कि मेरा ख्याल है शायद शौकत अजीज़ साहब का नाम है। पता नहीं अभी तक अदालतों को पता ही क्यों नहीं चला है कि वो भी फ़ायदा उठाने वालों में से थे। हो सकता है उनके बारे में ना कोई मसला हो, किसी को परेशानी ना हो, पर ये सारे लोगों की तो बात हो रही है। इसी तरह कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक रिलीफ दिया है, 43 लोगों के इस्तीफ़े जो मंजूर हो चुके हैं उससे रोक दिया, उस पर मज़ीद कार्रवाई से अदालत ने। तो ठीक है, अदालत का फैसला है, उस पर कौन कर सकता है। अभी फैसला फाइनल तो बाद में आना है। सुप्रीम कोर्ट में फैसले के दौरान, डिस्कशन के दौरान ये रिमार्क्स आए हैं कि उनके पास लामहदूद इख्तियारात है अदालत के पास। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी अदालतों के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, और माशाल्लाह से वैसे तो इतने इख्तियारात हैं कि हमारे जजेस लोगों को किसी के प्रेशर पर आकर फांसी दे देते हैं और
बेशर्माई की हद है कि उसके बाद टीवी पर बैठकर बताते भी हैं कि अब पे प्रेशर बड़ा था और प्रेशर में कोई इनकार तो नहीं कर सकता ना। ऐसे ऐसे जजेस और चीफ जस्टिस भी हमारे यहाँ रहे हैं। कभी वो डैम के लिए पानी भर रहे होते थे, चंदा जमा कर रहे होते थे, कभी होटलों में जाके शराब की बोतलें पकड़ रहे होते थे, और तो और एयरपोर्ट पे किसी का पता चल जाता था अदाकारा का तो उसके केस में पहुंच जाते थे खुद ही। पता नहीं वो उन्हें शोहरत की भूख ज़्यादा थी या बहुत ही नेक नीयत थे, वो समझते थे कि शराब की बोतल जो एक अदाकारा से पकड़ी गई है वो इस्लाह, उसी से पूरे माशरे की इस्लाह होगी। पता नहीं पकड़ी गई भी गई थी या नहीं, बार अगर पकड़ी भी गई थी तो चीफ जस्टिस की इन्वॉल्वमेंट कमाल है। वैसे हमारी वो अदलिया जिसका नंबर 130/139 है, दुनिया की जब अदालती निज़ाम का, निज़ाम इंसाफ का दुनिया भर में वो एनालिसिस किया जाता है तो 139 मुल्कों में से 130वां नंबर है हमारा। और कारनामे हमारी अदलिया के देख लें आप, और मरात देखें तो वो आसमान को छूने वाली हैं, और कारकर्दगी देखें तो नीचे ज़मीन से भी शायद नीचे ही जाती होंगी, माइनस में जा रही होगी। लेकिन कौन पूछ सकता है, लामहदूद इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। मुल्क में मेडिसन्स ना मिलें कोई बात नहीं है, पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएं कोई बात नहीं है, आटा महंगा हो जाए खैर है, हादसों में दहशतगर्दी के वाक़यात में लोग मर जाएं कोई परेशानी नहीं है, तो उनकी बातें वैसे ही चलती रहेंगी क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। और जब तक हमारे सियासतदान अपने ये कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन को छोड़कर अवाम के हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, इस मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, चीज़ें ठीक नहीं हो सकेंगी। और फिर इसी तरह होता रहेगा कि एक पार्टी से लोग टूट के दूसरी तरफ जा रहे हैं। पहले भी हमने देखे हैं मामलात। अब मेहताब अब्बासी साहब कल बोल रहे थे, उन्हें नून लीग पे बड़ा एतराज़ है, जो गवर्नर रह चुके हैं केपी में नून लीग की तरफ से, अब उनको मसाइल हैं। अच्छा, मसला क्या है सब लोगों को, जो अंकल्स को प्रॉब्लम आता है वो है मरियम नवाज़ को बतौर लीडर तस्लीम करने से। उनका ख्याल है मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो इब्तिदा में जिसने शोर मचाया नून लीग की तरफ से वो थे चौधरी निसार साहब। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है अगर वो उनका ये प्रिंसिपल स्टांस हो, किसी आदमी की सोच हो सकती है इस हवाले से, ग्राउंड रियलिटी से हट कर हो, चाहे कोई भी सोच सकता है ना, कोई अपनी सोच। लेकिन वही चौधरी निसार साहब अपने बेटे चौधरी तैमूर अली ख़ान को इलेक्शन लड़ा रहे हैं NA 59 रावलपिंडी से। अच्छा, अपना पुत्र जब इलेक्शन लड़ रहा है तो फिर मौरूसी सियासत नहीं है। और अगर नवाज शरीफ की बेटी इलेक्शन लड़ेगी तो मौरूसी सियासत है। अगर बेनज़ीर और बिलावल और वो आसिफ जरदारी साहब का बेटा बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ेगा तो मौरूसी सियासत है। लेकिन चौधरी निसार का बेटा इलेक्शन लड़ेगा तो मौरूसी सियासत नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का बेटा और बेटी बच्चे इलेक्शन लड़ेंगे तो मौरूसी सियासत नहीं है। हाँ, मरियम और बिलावल इलेक्शन लड़ेंगे तो मौरूसी सियासत है। ये हमारे सियासतदानों की कुल कहानी है। और शाह महमूद कुरैशी साहब तो खैर अब इस बात पर अब भी आ गए हैं कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करना गैर आइनी था। असल में नवाज़ शरीफ से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं है, उन्हें अपनी पोजीशन ख़राब होती नज़र आ रही है। उन्हें पता है पार्टी की लीडरशिप जो है, इमरान खान साहब जब नाअहल हो जाएंगे तो उसके बाद बुशरा बीबी के हाथ में होगी। अच्छा, वैसे तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी आ गए जिन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने सदर का ओहदा ऑफ़र किया हुआ है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को लगता है कि उनकी पोजीशन जो है पीछे जाती जा रही है, उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है सामने आना। तो और यही बात शेख रशीद साहब ने बताई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने का प्लान है। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, वो है कि ये PTI के अंदर से एक और पार्टी बनाना चाहते हैं। मुझे भी यही कह रहे हैं, इमरान का साथ छोड़ दो, ये इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देंगे। मुझे बताया गया सूबाई और मरकज़ के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मुझे एक दफ़ा जेल से भी ले जाया गया, हौसला नहीं हारा, जेल में C क्लास में रखा गया। ये शेख रशीद साहब है। अच्छा, ये तो है ही हैं, साथ वो ये भी बता रहे हैं कि कल रात एक अहम शख्सियत से मिलने का कहा गया जिससे मैंने इनकार कर दिया, पिंडी में, इस्लामाबाद में। अच्छा जी, इस्लामाबाद में सबसे अहम शख्सियत तो आर्मी चीफ़ हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उनसे तो मिलने का नहीं कहा गया होगा। इमरान खान साहब वहाँ है नहीं, वो लाहौर में है, और उनसे कहा भी जाता तो शेख साहब ने खुश होकर जाना था। शहबाज शरीफ साहब से होता तो वो उनका नाम ले देते, शहबाज शरीफ साहब ने वैसे ही नहीं उन्हें बुलाना था। सदर पाकिस्तान अहम शख्सियत है, उन्होंने भी नहीं बुलाना था, और अगर वो बुलाते तब भी शेख साहब ने चले जाना था, कोई मसला नहीं था। तो अहम शख्सियत कौन रह गई है पीछे? DG ISI।
तो शेख रशीद साहब एक इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि DGISI मुझसे मिलना चाहते थे और मैंने इनकार कर दिया। वो टिपिकल सोच, वही ज़हनियत जो इमरान खान साहब की थी कि वो फ्रेंच प्रेसिडेंट की मुझे कॉल आ रही थी, मैंने फ़ोन नहीं सुना। झूठ बोलना अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। वो लोग जिनकी वैल्यू नहीं, उन्हें अंदर से पता होता है अपनी वैल्यू, अपनी औकात का लोगों को अंदर से पता होता है, तो अपने आप को बड़ा शो करने के लिए इस किस्म के झूठ बोले जाते हैं। शेख रशीद साहब का दाखिला बंद हो चुका हुआ है, रिपीटेडली ये बात हो चुकी है। शेख रशीद साहब का गेट नंबर 4 से, जहाँ का वो अपने आप को वहीं का समझते थे, कहते भी अभी भी कहते हैं मैं तो फौजियों का आदमी हूँ, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ले जाओ, जिसका है वो ले जाए। वो ऐलान होता था ना मसाजिद में कि जिन का बच्चा है आकर ले जाए, तो जिन का बच्चा है वही लें। तो फ़ौज ने तो न्यूट्रल होने का ऐलान करने के बाद शेख साहब से हाथ खड़े कर दिए हैं। शेख साहब लोगों को बताना चाह रहे हैं कि DGISI मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ। शेख साहब ये 4 दिन ज़रा भुगत लें, ये अदालतें, ये सारा जो है सिलसिला आपका, थाने और जेलें, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी हुकूमत भी यही कुछ करती रही, आपने तब्दील नहीं किया था सिस्टम। अच्छा, मौजूदा हुकूमत भी नहीं कर रही है, तो मौजूदा जो हुकूमत होगी, ये जब इनकी बारी आएगी अपोजिशन में जाने की, तो शायद इनके साथ भी फिर दोबारा से इसी तरह हो। लेकिन खैर, ये चूँकि सियासतदान हैं, सियासत करते हैं, उनके स्टेक्स होते हैं, उन्हें तो ये भुगतना पड़ेगा। असल ज़रूरत इस बात की है कि अवाम के लिए क्या किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अभी तक पब्लिक के लिए, मेरे लिए, आपके लिए कोई प्लान नहीं दिया है कि वो क्या करना चाहते हैं। ज़ुबानी बातें हैं, और ज़ुबानी बातों में सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ये कर रहे हैं, मेरे डॉलर दौर में इतना था, इनके इतना हो गया, उससे पहले इतना था, पेट्रोल इतने का था, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि अगर मैं आ जाऊँगा तो मैं ये करूँगा, ये स्टेप्स लूँगा जिससे ये चीज़ें यूँ ठीक हो जाएंगी। वो किसी के पास नहीं है, कोई हल नहीं है, मतलब लाहे अमल कोई नहीं है, किसी के पास प्लान कोई नहीं है। ज़ुबानी चीज़ें चल रही हैं, दुआ की जा सकती है कि चीज़ें ठीक हो जाएं। बज़ाहिर चीज़ें ठीक होने का इम्कान बहुत कम है, और कोई हमें नहीं बता रहा, और शायद हम उनसे पूछ भी नहीं रहे हैं। तो अपने हुक्मरानों से, अपने लीडर से, अपने पसंदीदा लीडर से पूछें कि उनके पास हमारे लिए क्या प्लान है, वो क्या लेकर आएंगे और क्या करेंगे, ताकि हमारा आने वाला दौर, हमारा मुस्तकबिल, हमारी अगली जनरेशन्स का मुस्तकबिल महफूज हो सके। शुक्रिया।